हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज आर्यन सर हियर, योर केमिस्ट्री फैकल्टी। तो बात कर रहे थे सर केमिकल काइनेटिक्स की, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर, जिनमें हम लोग चर्चा करेंगे सर रेट लॉ की। तो पहले हम लोग समझते हैं कि एक्चुअली रेट लॉ होता क्या है सर। तो बच्चा लोग, रेट लॉ के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सर कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन। ये तो हम लोग पिछले के लेक्चर में पढ़ चुके थे कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड्स करता है, बट हाउ, कैसे। तो इसी की चर्चा हम लोग करने वाले हैं सर आज के लेक्चर में। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे, जबकि मैंने आपको ये बताया था कि कंसंट्रेशन पे डिपेंड्स कैसे पड़ता है। तो इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो बच्चा लोग, रेट लॉ के अंदर हम लोग ये पढ़ते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे। तो बच्चा लोग, आज तारीख में ये पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं एक बात समझा दूं आपको सर कि रेट लॉ की बात में करूं तो रेट लॉ या एक्सप्लेन करता है, यहां पे मैं लिखा हूं सर, रेट लॉ एक्सप्लेन्स द डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएजेंट इन रिएक्शन। मतलब कि सर किसी भी रिएक्शन में, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे वो प्रोडक्ट हो सर, रिएजेंट का मतलब क्या होता है सर, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ। तो सर रेट लॉ एक्सप्लेन करता है कि कंसंट्रेशन कैसे डिपेंड करता है सर रिएजेंट पर। रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएजेंट पर कैसे डिपेंड करता है। समझ गए हमारी बात को सर। तो सर रेट लॉ से हम लोग ये समझने वाले हैं सर कि किसी भी रिएक्शन में, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे वो प्रोडक्ट हो सर, रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे या फिर प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन पे सर कैसे डिपेंड करता है। समझ गए हमारी बात को सर। यह डिपेंडेंसी सर काफी कॉम्प्लेक्स होती है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं सर, यहां पे लिखा हुआ है, दिस डिपेंडेंस इज वेरी कॉम्प्लेक्स एज इट चेंज विद चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएजेंट्स। कहने का मतलब क्या है सर, रिएजेंट यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के चेंजिंग पर रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज होगा सर, बट इसे कैलकुलेट करना काफी कॉम्प्लेक्स होता है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम लोग सर कैलकुलेट नहीं करने वाले हैं, हम लोग कैलकुलेट नहीं करने वाले हैं। क्यों सर? क्योंकि यह कैलकुलेट करना सर क्या होता है सर, वेरी डिफिकल्ट। तो हम लोग इसे कैलकुलेट नहीं करेंगे सर। तो सर इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हम सर क्या पढ़ने वाले सर, वी ओनली स्टडी द सिंपल फॉर्म ऑफ डिपेंडेंस। यानी कि सर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन पे सर कैसे डिपेंड करती है, इसके सिंपल फॉर्म को हम लोग पढ़ने वाले सर। कॉम्प्लेक्स फॉर्म की बात हम लोग नहीं करेंगे। समझ गए हमारी बात को सर। यहां से पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन रिएजेंट पर, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, बट कैसे डिपेंड करता है इसी बात को हम लोग समझने वाले हैं सर रेट लॉ में। समझ गए हमारी बात को सर। तो रेट लॉ एक्चुअली होता क्या है सर, तो मैंने यहां पे लिखा है सर, इट मींस वी कैन से दैट द एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएजेंट इज नोन एज रेट लॉ। तो रेट लॉ सर क्या एक्सप्लेन करता है कि सर किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन कैसे डिपेंड करती है। तो मैंने यहां पे सही लिखा है सर। यह एक्चुअली ये सब बातें कि मैं अगर ये चाहूं कि किसी भी रिएक्शन की रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पर सर कैसे डिपेंड करती है, तो इसको कैलकुलेट करने का सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक मेथड है सर। इसको कैलकुलेट करने का हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ओनली वन मेथड, और वो मेथड हमारे पास क्या है सर, तो वो मेथड हमारे पास में है एक्सपेरिमेंट। तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग एक्सपेरिमेंट के बाद ही ये बता सकते हैं कि किसी भी रिएक्शन की रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन पर सर कैसे डिपेंड करती है। तो मैंने यहाँ पे सही लिखा है सर, रेट लॉ का अगर मैं डिफरेंशियल बोलूं तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं सर, द एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन of rate of reaction in terms of concentration of reagent is known as rate law। यानी कि सर रेट ऑफ रिएक्शन मुझे ये बतलाता है कि किसी भी रिएक्शन की रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन पर सर कैसे डिपेंड करती है वो। समझ गए हमारी बात को सर। चलिए यहां तक नोट कर ले आप लोग सर। बच्चों लोग, इसे समझने के लिए मैं एक एग्जांपल की बात करता हूं, ठीक है। मान के चला कि मैंने सर एक रिएक्शन लिया, लेट एनी रिएक्शन। हमारे पास रिएक्शन क्या था सर, हमने कहा कि 2a + b
रिएक्ट करता है और ये क्या बनाता है सर, प्रोडक्ट। ठीक है, तो सर ये हम जानना चाह रहे थे कि इसकी रेट ऑफ रिएक्शन मैंने क्या माना सर, आर। हमने अगर सबसे पहले सर केस 1 की बात की, कंसंट्रेशन ऑफ ए को मैंने क्या किया सर, डबल किया, तो हमने देखा क्या सर, रेट ऑफ रिएक्शन का सर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो क्या रहा है सर, कांस्टेंट का कांस्टेंट। यानी कि मैं यहां पे कह सकता हूं सर कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 1। इसे मैंने क्या किया सर, डबल किया, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा सर, डबल हो जा रहा है, कांस्टेंट मैंने सॉल्व सर, यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, डबल कर दे रहा हूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, डबल हो जाएगा सर। मैं इसे डबल करूंगा, ये भी क्या हो जाएगा सर, डबल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारा है सर। हमने क्या किया सर, केस 2 लिया। दूसरे केस में मैंने क्या किया सर, कंसंट्रेशन ऑफ बी को मैंने क्या किया सर, डबल किया, और ए की कंसंट्रेशन मैंने सर कांस्टेंट रखा, तो ये पाया कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है सर, 4 टाइम्स हो रहा है। और ये सब मैं कैलकुलेट कैसे कर रहा हूं सर, तो मैं ये कैलकुलेट कर रहा हूं सर एक्सपेरिमेंट। हमने एक्सपेरिमेंट किया सर लैब में ले जाकर के इसे, तो ये पाया कि सर अगर ए की कंसंट्रेशन को मैं अगर कांस्टेंट रखता हूं और बी की कंसंट्रेशन में डबल करता हूं सर, तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो जा रहा है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि मैं यहां पे लिख सकता हूं सर रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी टू पावर क्या होगा सर, 2 स्क्वायर। इसे डबल करूंगा मैं, तो ये क्या हो जाएगा सर, 4 टाइम्स। तो इसे आप मान इक्वेशन 1, इसे आप क्या मान सकते हैं सर, इक्वेशन 2। तो मैं अगर बात करूं फ्रॉम इक्वेशन एंड, अगर मैं यहां पे चर्चा करना चाहूं सर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं सर क्या, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 1 और कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर क्या हो जाएगा सर, यहां पे 2। यही एक्सप्रेशन जो मैंने यहां पे लिखा, ये मैंने कहां से पाया सर, तो ये मेरा है सर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ये क्या है सर, एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं सर कि मैंने कोई रिएक्शन लिया 2a + b और ये प्रोडक्ट बना रहा है सर, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन अगर r है, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर मैं लेके जा गया, वहां पे मैंने कंसंट्रेशन ऑफ a को डबल किया, तो देखा क्या, ये तो हम लोग समझ चुके हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है सर, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे भी सर और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे। तो मैं यह ऑब्जर्व किया कि अगर मैं b की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखता हूं और a की कंसंट्रेशन को मैं अगर डबल करता हूं सर, तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जा रहा है। तो इसका मतलब साफ है कि रेट ऑफ रिएक्शन a पर तो डिपेंड कर रहा है, इसके डबल होने पर r भी डबल हो जा रहा है, पावर क्या होगा 1, यहां पर 2, यहां पे भी क्या होगा सर 2। अगला केस मैंने क्या लिया, मैं लैब में वापस लेके गया और ये देखा कि मैंने a की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखा, a की कंसंट्रेशन मैंने कोई चेंजिंग नहीं किया, b की कंसंट्रेशन को मैंने डबल कर दिया, तो यह ऑब्जर्व किया कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 4 टाइम्स हो गया। इस रिएक्शन में मैंने इसकी कंसंट्रेशन में कुछ नहीं किया सर, ये जैसा है वैसा ही मैंने रहने दिया, b की कंसंट्रेशन को मैंने डबल कर दिया, दुगना कर दिया, तो देखा क्या, रेट ऑफ रिएक्शन तो इसके कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन इसके कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा। तो मैं ऑब्जर्व किया कि b को मैं अगर डबल कर रहा हूं तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो जा रहा है। मैंने माना सर, ये देखा 8 टाइम्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सर, यहां पर डबल की जगह पे ट्रिपल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सर। मैं माना कि b की कंसंट्रेशन को डबल करने पर रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो जा रहा है, तो मतलब साफ है सर कि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ b पे डिपेंड कर रहा है ना। तो कैसे डिपेंड किया, ये तो मुझे बताता है रेट लॉ। तो मैं यहां पे क्या समझ रहा हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ b पे, b की कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो जा रहा है, मतलब क्या, स्क्वायर, दो गुना करने पर 4 गुना, मतलब 2 का स्क्वायर, तब ना 4 गुना। तो सर मैं यहां पे क्या लिखा सर, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन b पावर स्क्वायर, दो गुना करेंगे तो 4 गुना चलेगा। तो पहला और दूसरा इक्वेशन हम लिख सकते हैं कि r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन पावर a इनटू कंसंट्रेशन पावर b। इसी चीज को मैं क्या बोलता हूं सर, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं कॉल्ड रेट लॉ एक्सप्रेशन। समझ गए, चलिए यहां तक नोट करें आप लोग। तो चलिए बच्चा लोग, हम लोग जानना चाहते हैं कि रेट लॉ कहां तक क्या है।
तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, हम लोग रेट लॉ के अकॉर्डिंग कह सकते हैं इन दिस एक्सप्रेशन द रेट ऑफ ए रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएजेंट्स विथ ईच टर्म्स रेज्ड टू ए पावर एक्सपोनेंट दैट हैज टू बी फाउंड एक्सपेरिमेंटली। अब ये क्या कहा, इसे समझने के लिए मैं एक एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूं। इसके कहने का मतलब है सर कि मैं यहाँ पे कोई एग्जांपल लिया, लेट एनी रिएक्शन, हमने किसी रिएक्शन की बात कर रहा है, तो ये रिएक्शन क्या था सर, ए बी से रिएक्ट किया और बनाया क्या सर, प्रोडक्ट। मैं अभी इसकी रेट ऑफ रिएक्शन की बात नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता सर, क्योंकि यहाँ पे मैं इसे बैलेंस कर देना चाहता हूं। मैंने इसे यहाँ पे बैलेंस किया, तब मैंने यहाँ पे कहा कि इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या है सर, आर। रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा कैलकुलेट होता है बैलेंस्ड रिएक्शन के लिए, तो मैंने इसे बैलेंस्ड किया, तब मैंने यहाँ पे पाया कि इस रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन क्या है सर, आर है। तब यहाँ पे मैं केमिकल इक्विलिब्रियम में समझा चुका हूं आप लोगों को। अगर मैं बात करना चाहूं सर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अगर मैं लॉ ऑफ मास एक्शन की बात करूं तो यहां पे मैं कह सकता हूं सर कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी टू पावर क्या है सर, बी। हियर ए एंड बी यहां पे क्या है सर, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये है सर लॉ ऑफ मास एक्शन। देखिए बच्चा लोग, लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ में सर क्या डिफरेंस होता है, इसमें बच्चे बड़ी कंफ्यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि लॉ ऑफ मास एक्शन, इस रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन हमेशा ही सर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है, जबकि रेट लॉ में सर रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है। हमेशा सर जो पावर होती है वो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर होती है लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग। बट मैं अगर बात करना चाहूं यहां पे सर, यहां पे मैं किसकी बात कर रहा हूं, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। अगर मैं रेट लॉ के अकॉर्डिंग बात करूं तो यहां पर मैं लिखूंगा कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये रिएक्टेंट की भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिपेंड करेगा। मे बी सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा हो या फिर सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा हो। तो मैंने माना कि सर इस रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन रेट लॉ के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर। तो सर यहां पे मैं जो पावर देने वाला हूं, यहां पे पावर मैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर नहीं दूंगा। यहां पे पावर क्या होगा सर, x। मैंने माना कि x, और यहां पे क्या सर, कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर मैंने क्या माना यहां पे सर, y। अब ये x और y क्या है सर, ये मैंने कैसे डिटरमाइन किया, तो इसे मैंने डिटरमाइन किया सर एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, इसे मैंने कैसे डिटरमाइन किया सर, एक्सपेरिमेंटली मैंने डिटरमाइन किया। बच्चा लोग यहां पर जो आप वैल्यू देख रहे हैं सर x और y, हियर x एंड y फाउंड टू बी एक्सपेरिमेंटली। हो सकता है कि यहां पर x इज इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो जाए या फिर कोएफिशिएंट के बराबर नहीं हो, मैं कह नहीं सकता। मे बी बराबर भी हो सकता है सर, बराबर नहीं भी हो सकता है, या फिर y की वैल्यू b के बराबर हो जाए या फिर y की वैल्यू b के बराबर नहीं भी हो सकती है। यानी कि मैं यहां पे कहना चाहता हूं आप लोगों को कि यहां पर x और y की वैल्यू जो है सर वह स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकती है, में और में नॉट। रेट लॉ में जो पावर जा रहा है उस पावर की वैल्यू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। या मुझे पता कैसे चलेगा सर, तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद। देखिए एक बात आप अच्छे से समझ ले कि किसी भी रिएक्शन की रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पे सर कैसे डिपेंड करती है, तो इसको जानने के लिए हमारे पास इकलौता मात्र मेथड है सर, सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही सर मैं ये बता सकता हूं कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट
कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को डिपेंड करता है सर, यानी कि किसी भी रिएक्शन की रेट जो है वह रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पर सर कैसे डिपेंडिंग करता है। इसे जानने के लिए एकमात्र मेथड हमारे पास क्या है सर, एक्सपेरिमेंटल। बट लॉ ऑफ मास सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं कहूं सर, तो लॉ ऑफ मास सेक्शन जो कि हमने पढ़ता है केमिकल इक्विलिब्रियम में, वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर, ओनली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर। लेकिन उसके लिए सर जो पावर होती है वो हमेशा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर होती है। बट लॉ ऑफ मास सेक्शन में जो पावर देते हैं वो पावर हमारा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता है। चलिए आप लोग इसको नोट कर लें। तो बच्चों लोग हम बात कर रहे थे कि रेट लॉ में हमने ये समझा कि किसी भी रिएक्शन की जो रेट है वह रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे सर दोनों पर डिपेंड करता है। लेकिन ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं है कि सर कि रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करे और रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करे भी तो सर उस पे जो पावर है वह हमेशा की हमेशा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो सकता है कि उस पे जो पावर है वह स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो या फिर उसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर नहीं भी हो सकती है। इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल की बात करता हूं, ठीक है। चलिए मैं इसे एग्जांपल से समझता हूं। हमने सर एक रिएक्शन करवाया कि NO की रिएक्शन मैंने O2 से करवाया और मुझे क्या मिल रहा है सर, NO2। अब इस रिएक्शन की जो रेट है वो क्या है, R। इसे बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन बिना बैलेंस किए हुए रिएक्शन के लिए सर सेटिस्फाइड नहीं है। ये मैं पहले लेक्चर में आपको समझा चुका हूं। तो मैं इसे बैलेंस करता हूं। यहाँ पे क्या मैं दिया सर 2, यहाँ पे मैंने क्या दिया सर 2, यहाँ पे क्या हो गई 4, 2 2 4 बैलेंस्ड है। और मैंने ये माना कि इस रिएक्शन की जो रेट है वो क्या है R। तब मैं देखता हूं क्या कि एक्सपेरिमेंटली में बात कर रहा हूं। मैं बातें कैसे कर रहा हूं सर, एक्सपेरिमेंटली बात कर रहा हूं। एक्सपेरिमेंटली हमने ये ऑब्जर्व किया कि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर भी डिपेंड कर रहा है। कैसे डिपेंड कर रहा है सर, तो NO पावर 2 और O2 द पावर 1। मैं अगर कहा यहां पे कि सर इसकी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितनी है, तो हम लोग देख रहे हैं कि इसकी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है सर और इसकी कोएफिशिएंट कितनी मिली है 1। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि यहां पे जो पावर है, ये पावर इसे मैंने x बोला, ये पावर a के बराबर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो गया सर। y जो है ये y है, मैंने इसे y बोला है, ये भी सर रिएक्टेंट की स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के सर बराबर है। तो यहां पे जो पावर है यानी कि x और y की वैल्यू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट की सर बराबर हो गई। देखते हैं दूसरे रिएक्शन में सर मैंने आपको कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर भी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर भी सर। इस रिएक्शन पर रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। अब पहली बात ये कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ ये हमेशा कहता है कि सर किसी भी रिएक्शन की रेट जो है वह डिपेंड करती है रिएक्टेंट के भी कंसंट्रेशन पे और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन पे। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा किसी भी रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करे। मे बी सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन पर डिपेंड करे, या फिर हो सकता है कि रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट के ही कंसंट्रेशन पर डिपेंड करे। ये मुझे पता कैसे चलेगा सर, तो एक्सपेरिमेंटली। तो इस रिएक्शन के लिए एक्सपेरिमेंटली हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ना कि प्रोडक्ट कंसंट्रेशन पे। दूसरे रिएक्शन के लिए सर रिएक्टेंट की भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। ये पता हमें कैसे चलेगा सर, एक्सपेरिमेंट करने के बाद। अब दूसरी बात हम लोग यह समझते हैं कि यहां पर जो पावर देते हैं वो पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता है। इस रिएक्शन के लिए यहां पे जो पावर है वो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर है। अब मैं बात करता हूं किसी दूसरे रिएक्शन की, ठीक है। तो हमने यहां पर दूसरा रिएक्शन लिया और हमने रिएक्शन क्या लिया, 2NO2 को मैंने ब्रेक करवाया 2NO में और O2 में, ठीक है। और इस रिएक्शन की जो रेट है हमने यहां पे क्या माना सर, R। यहां पर हमने देखा क्या कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे और पावर क्या है सर 2। तो यहां पे मैंने लिखा x तो a के बराबर हो गया सर। तो मैं यहां पे कह सकता हूं सर कि x की वैल्यू जो है या y यहां पर प्रोडक्ट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है सर। x की वैल्यू क्या है सर, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर, ठीक है।
अब मैं यहाँ पे तीसरा एग्जांपल ले रहा हूं। तीसरा एग्जांपल मैंने क्या लिया सर, कोई एस्टर लिया CH3 COO C2H5। एस्टर की रिएक्शन मैंने किससे करवाया सर, वाटर के साथ में। तो मुझे क्या मिलेगा, ऑफ कोर्स एसिड और एल्कोहल। ये होगा सर, एसिड एल्कोहल से रिएक्ट करके एस्टर और वाटर देता है, या हम लोग कह सकते हैं कि एस्टर की रिएक्शन वाटर से करवाएंगे तो एसिड और एल्कोहल देता है, या रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन की रेट हमारा क्या है सर, R। इस रिएक्शन हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ इसके कंसंट्रेशन पे, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ CH3 COO C2H5 टू द पावर 1 और H2O की कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं कर रहा है। तो यहां पर x की जो वैल्यू है, यहां पे मैं अगर समझना चाहूं x की वैल्यू, इसकी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 1, इसी कोएफिशिएंट क्या है सर 1। देखिए x की वैल्यू जो है वह a के बराबर है, बट y की जो वैल्यू है सर वह b के बराबर नहीं आया। तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं सर कि x और y की वैल्यू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर नहीं है। इसी तरीके से हमारे पास एक और रिएक्शन है, मैं इसे इरेज कर रहा हूं। तो बच्चों हमारे पास चौथा एग्जांपल है, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन मैंने Cl2 से करवाया। यहां बच्चा क्या बनेगा सर, CCl4 और HCl। रिएक्शन बैलेंस हमारा है। इस रिएक्शन की जो रेट है हमने क्या माना R, और एक्सपेरिमेंट हमने करवाया है। एक्सपेरिमेंटली हमने यह ऑब्जर्व किया कि रेट ऑफ जो रिएक्शन है वह डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ CH3 पे भी सर, यहाँ पे पावर क्या है सर 1, और Cl2 पे भी डिपेंड कर रहा है, बट पावर यहाँ पे क्या है सर हाफ। यह हमने कैसे डिटरमाइन किया सर, एक्सपेरिमेंटली हमने डिटरमाइन किया। ये सब एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता कर रहा है मुझे। मैंने कहा सर रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर कंसंट्रेशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर कैसे डिपेंड करती है, या हमसे सिर्फ एकमात्र मेथड के थ्रू पता कर सकते हैं, वो है एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट हमने किया और देखा क्या कि रेट ऑफ रिएक्शन इस रिएक्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन पे नहीं। अब दूसरा हमारे मन में क्वेश्चन है कि इसकी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 1, इसकी कोएफिशिएंट क्या है सर 1। तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसके लिए 1 है सर, इसके लिए 1 है, बट यहां पर मैं जब रेट लॉ लिखता हूं सर, ये हमारा क्या है रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये हमने यहां पे क्या लिखा सर, रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं यहां पे क्या है, ये जो x है यह a के बराबर तो है, बिल्कुल है। हियर x इक्वल टू a, बट y की जो वैल्यू है सर वह b के बराबर नहीं है। y डज नॉट बी, इट डज नॉट इक्वल टू b। तो हम लोग कह सकते हैं सर कि x और y की वैल्यू यहां पर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर नहीं है। तो यहां पर जो चार रिएक्शन लिखा मैंने आपको सिर्फ ये समझाने के लिए मैं बताया कि सर ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी भी रेट लॉ एक्सप्रेशन में हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर अगर डिपेंड करता है तो उस पे जो पावर है वो हमेशा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर होगी। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकती है और बराबर नहीं भी होगी। यह डिपेंड कैसे करेगा सर, यह डिपेंड कैसे करता है मुझे पता लगाने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र मेथड है, वो है सर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, चलिए यहां तक नोट कर आपको। तो बच्चा लोग अभी तक हम लोग ये समझे हुए हैं कि अगर मैं कोई रिएक्शन लूं, लेट एनी रिएक्शन, हमने कोई रिएक्शन लिया, मैं पिछले वाले रिएक्शन को रिपीट कर रहा हूं, ए बी बी रिएक्ट करता है और बनाता क्या है सर प्रोडक्ट, और इस रिएक्शन की जो रेट है उसे हमने क्या माना R। तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट लॉ क्या बोलता है सर, रेट लॉ ये बोलता है कि रिएक्शन की जो रेट है वह डिपेंड तो करेगी सर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर, और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करेगा या नहीं करेगा ये मुझे पता करना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट के बाद। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए पे पावर ए हो भी सकता है नहीं हो सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या मानता हूँ x, और x की वैल्यू मुझे कहां से पता चलेगा सर, एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंट करने के बाद मुझे पता चलेगा। ठीक है, और मैंने b पे क्या पावर लिखा सर y, और ये हमारा क्या है रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब बच्चों को इसे मैंने अगर इक्वेशन 1 माना, यहां पे आप देख सकते हैं
प्रोपोर्शनल को तोड़ने के लिए मुझे यहाँ पे एक कांस्टेंट देना पड़ेगा। हमने क्या लिखा सर, a टू द पावर x b टू द पावर y। ये जो कांस्टेंट हमने लिखा इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल के से, और इसे हम लोग कहते हैं क्या सर, एंड कॉल्ड रेट कांस्टेंट। ठीक है, इसलिए बच्चों लोग हम लोग r इक्वल टू लिख सकते हैं के a टू द पावर x b टू द पावर y, और हियर के हमारा क्या है सर, रेट कांस्टेंट। तो हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि सर रेट कांस्टेंट किसको कहते हैं। फिलहाल आप इसे नोट कर लें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि रेट कांस्टेंट किसको कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, चलिए यहाँ पे नोट करिए आप लोग। चलो बच्चा, अब आप लोग हेडिंग मार ले रेट कांस्टेंट, कि रेट कांस्टेंट किसको बोलते हैं। तो रेट कांस्टेंट को समझने के लिए मैं किसी रिएक्शन की बात करता हूं। तो मैंने यहां पे सर कोई रिएक्शन लिया, लेट एनी रिएक्शन। हमने कोई रिएक्शन क्या लिया सर, हमने ये समझा कि ए बी से रिएक्ट करता है और बना था क्या है सर, सी और डी। इसे बैलेंस मैंने किया तो कोफिशिएंट यहां पे क्या लगा सर, n1। कोफिशिएंट क्या लिखा मैंने, n2 m1 और क्या है सर m2, और इस रिएक्शन की रेट क्या है सर, r। अब मैं बात करूंगा अगर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन की मैं बात कर रहा हूं। बच्चे अक्सर लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ में हमेशा फंसते हैं, तो बच्चे इसमें फंसना नहीं है। डिफरेंस क्या है मैं आपको समझा रहा हूं। रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन में सर दो तरह की डिफरेंस है। पहली डिफरेंस कि लॉ ऑफ मास एक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बॉडी लिखा जाता है, बट रेट लॉ जो लिखते हैं हम लोग है सर, उसमें कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दोनों को मेजर करते हैं। हो सकता है कि किसी भी रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन जो है वह प्रोडक्ट कंसंट्रेशन पर डिपेंड ना करता हो, बट ऐसा जरूरी नहीं है सर कि किसी भी रिएक्शन में हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर ही डिपेंड करे। किसी किसी रिएक्शन में सर वह प्रोडक्ट के भी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, बट लॉ ऑफ मास एक्शन में हम जब लिखते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर मुझे लिखना हो, या फिर मैं क्या लिखूंगा सर, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A और कंसंट्रेशन ऑफ B पे डिपेंड तो करेगा। यहाँ पे पावर क्या लिखते हैं हम लोग सर, हमेशा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर n1, और यहाँ पे क्या मैं लिखूंगा सर n2। ठीक है, ये हमारा क्या है सर, लॉ ऑफ मास एक्शन। मैं जब यहाँ पे बात करूं अगर अकॉर्डिंग टू रेट लॉ की, रेट लॉ मुझे क्या बोलता है, ये मुझे बोलता है कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ B और कंसंट्रेशन ऑफ B, बट A पे मैं जो पावर देने वाला हूं वो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या देने वाला हूं पावर सर, x, और यहाँ पे क्या है सर, y। यहाँ पर x और y जो है सर वो कैसे हम निकालेंगे सर, ये हमारा क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ये हमारा क्या है सर, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। और यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं कि x और y की वैल्यू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकती है और बराबर नहीं भी हो सकती है। समझ गए, ये मुझे पता कैसे चलेगा सर, तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद। ठीक है, तो यानी कि रेट लॉ जो होता है ये हम लोग जो लिखते हैं सर, वो हमने कैसे लिखते हैं सर, अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट लिखते हैं हम लोग, और लॉ ऑफ मास एक्शन में जो हम लोग लिखते हैं सर, वो हमने कैसे लिखते हैं सर, अकॉर्डिंग टू थ्योरेटिकल। ये थ्योरेटिकल वैल्यू देता है सर, और ये मुझे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देता है। समझ गए हमारी बात को। अब हमने क्या किया सर, लेट हमने सर इसी में माना, इसमें मैंने माना सर, क्या हमने माना सर, कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B की वैल्यू हमने क्या मान लिया, 1 मोल पर लीटर। ठीक है, इसमें बात कर रहा हूं मैंने, एक कंसंट्रेशन और B की कंसंट्रेशन मैंने क्या मान लिया सर, 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसे हम लोग बोलते हैं सर इक्वेशन 1। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अगर कंसंट्रेशन ऑफ A और कंसंट्रेशन ऑफ B की वैल्यू 1 मोल पर लीटर हो जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगी सर, इसको मैं तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ कांस्टेंट तो लिखूंगा मैं ना। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे सर, R इज इक्वल टू एक कांस्टेंट K डालेंगे और A टू द पावर क्या है x, और B टू द पावर मैं यहां पे लिखूंगा सर y।
अब इसी कंसंट्रेशन मैंने क्या लिखा सर, 1, इसी कंसंट्रेशन मैंने क्या माना सर, 1, तो आर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी सर, ऑफ कोर्स, इसलिए आर इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, के, ठीक है। और यहाँ पे के क्या है सर, रेट कांस्टेंट, क्या हमारा है सर, रेट कांस्टेंट। समझ गए हमारी बात को, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट क्या होता है सर, रेट कांस्टेंट हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, जब हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन में अगर कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी की वैल्यू 1 मोल पर लीटर कर दी जाए, तब रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाती है। समझ गए हमारी बात को, चलिए यहां तक नोट कर ले आप लोग। तो बच्चों लोग मैं इसे डिफिनेशन कैसे लिखूंगा, हम लिखेंगे सर रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज एट यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ रिएजेंट्स। यहां पर रिएजेंट कहने का मतलब क्या है सर, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ, ठीक है। इट मीन्स rate of reaction at unit concentration of reagents is called rate constant। समझ गए, मैं यहां पे क्या लिखा हूं सर कि रेट ऑफ रिएक्शन एट यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ रिएजेंट, इस रेट लॉ एक्सप्रेशन में मैंने सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्लूड किया है। यहां पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हो सकती है, अब होगी या नहीं होगी मुझे पता कैसे चलेगा सर, तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद। समझ गए हमारी बात को सर, ये सब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को शो करता है। चलिए यहां तक नोट कर ले आप लोग सर। चलिए बच्चों हम बातें करते हैं सर रेट कांस्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो समझते हैं सर कि रेट कांस्टेंट जो है वो किन किन बातों पर डिपेंड करती है। तो मैंने यहां पे लिखा सर कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फास्टर इज द रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन के लिए अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी तो वह रिएक्शन फास्ट होगी, मतलब के की वैल्यू ज्यादा होने पर सर आर की वैल्यू भी क्या होगी सर, ज्यादा होगी। दूसरा पॉइंट, ईच रिएक्शन हैज ए डेफिनिट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर ए पार्टिकुलर टेंपरेचर। ये कहने का मतलब क्या सर, कोई भी रिएक्शन किसी खास टेंपरेचर पर अपना एक खास रेट कांस्टेंट की वैल्यू रखेगा। रिएक्शन अलग होने पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या होगी, अलग होगी, और किन बात पे डिपेंड करती है, टेंपरेचर पे। अलग रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू अलग होती है, यानी कि आप किसी खास टेंपरेचर पर किसी खास रिएक्शन की किसी रेट कांस्टेंट की वैल्यू से खास होगी, खास ज्यादा हो गया यानी मतलब क्या है सर कि अलग अलग रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग होती है, या किन बात पे डिपेंड करती है सर, तो टेंपरेचर पे डिपेंड करती है। इससे मैंने अगला पॉइंट लिखा, मैंने रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है टेंपरेचर और कैटलिस्ट पर। रेट कांस्टेंट की वैल्यू जो है वह डिपेंड नहीं करता है सर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर। रेट कांस्टेंट की वैल्यू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता, बट रेट कांस्टेंट की वैल्यू टेंपरेचर और कैटलिस्ट पर डिपेंड करता है, ठीक है। और रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो हमेशा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ x और y, x और y की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं सर, एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं। x और y की वैल्यू पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड करती है। समझ गए हमारी बात को सर, चलिए यहां तक नोट करें आप लोग। तो बच्चा लोग अब हम लोग बात करने वाले हैं सर यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की। रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी। सबसे पहले मैं कोई रिएक्शन लिखता हूं, लेट एनी रिएक्शन। हमने कोई रिएक्शन माना, क्या रिएक्शन माना सर, ए प्लस बी, ये क्या बना रहा है, प्रोडक्ट, और इस रिएक्शन की रेट क्या है, आर। अगर मैं बात करूं
अकॉर्डिंग टू रेट लॉ की। तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग आर जो होगा वो क्या होगा सर, इक्वल टू रेट कांस्टेंट के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स, कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर क्या होगा जाएगा सर, वाई। और ये हम लोग कैसे निकाल रहे हैं सर, तो एक्सपेरिमेंटली निकाल रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों लोग यहां पे मैं जानना चाहता हूं कि के की वैल्यू क्या होगी, के की वैल्यू लोग कैसे निकालने वाले हैं। तो यहां पर के कैसे निकलेगा सर, के इक्वल टू ऑफ कोर्स तो आर बटा कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर एक्स, कंसंट्रेशन ऑफ बी तो पावर क्या हो जाएगा सर, वाई। इसे हमने क्या माना, इक्वेशन नंबर 1। अब आप सर कंसंट्रेशन ऑफ ए या फिर कंसंट्रेशन ऑफ बी, इसकी जो यूनिट होगी वो यूनिट क्या होगी सर, कंसंट्रेशन ऑफ कोर्स मोल पर लीटर होगी, नहीं होगी सर, बिल्कुल होगी। कंसंट्रेशन यूनिट क्या होती है सर, मोल पर लीटर। और दूसरी वाली बात, अगर मैं बात करूं यूनिट ऑफ आर की, आर की यूनिट क्या होती है सर, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसलिए यहां पर मैं के की जगह पे क्या लिख सकता हूं, ऑफ कोर्स आर की जगह मैं क्या लिखने वाला हूं, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये मैंने लिखा। ए की यूनिट में क्या लिखूंगा सर, ऑफ कोर्स मोल पर लीटर पावर एक्स। बी की यूनिट क्या होगी हमारी, बी भी तो कंसंट्रेशन ही तो है, मोल पर लीटर पावर क्या हो जाएगा, वाई। चलेगा, इक्वल टू, एक मैं काम करता हूं, मैं इसे ऊपर लिख दूं, मोल पर लीटर पर सेकेंड। चलेगा। अब मैं इसे कैसे लिख रहा हूं, मोल पर लीटर को मैंने ऊपर लिखा, नीचे में सेकेंड कर लेके आता हूं, ठीक है। और यहां पे हमने क्या लिखा है, मोल पर लीटर, ये हमारा ऐड हो जाएगा x प्लस वाई, पावर मेरा क्या है 1। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, ऑफ कोर्स लिख सकता हूं मैं मोल पर लीटर पावर 1 माइनस एक्स प्लस वाई बाय सेकेंड। ऐसा मतलब क्या है सर, सेकेंड। इधर मैं इरेज कर रहा हूं, इसे आप नोट कर ले फटाफट। आगे चले हम लोग अगर, तो हम लोग यहां पे निकाल सकते हैं कि तो मैं क्या लिख सकता हूं, मोल पर लीटर पावर 1 माइनस एक्स प्लस वाई, और सेकेंड इनवर्स, सेकेंड पावर 1 तो है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा सर, ऑफ कोर्स इनवर्स हो जाएगा। ले हमने क्या किया, x प्लस वाई को मैंने n मान लिया, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं k इक्वल टू मोल पर लीटर फिर पावर 1 माइनस, इसकी जगह मैं क्या लिखने वाला हूं, n इंटू सेकेंड इनवर्स। ये आपका हो गया सर, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी चीज को मैं दोबारा कैसे लिख सकता हूं, k इक्वल टू ऑफ कोर्स मोल पे पावर 1 माइनस n इंटू l पे पावर क्या हो जाएगा सर, l नीचे है ना तो माइनस आएगा, माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा सर, ऑफ कोर्स n माइनस 1। इस अच्छे से मैं लिखता हूं, l पावर क्या हो जाएगा सर, n माइनस 1। और सेकेंड के लिए क्या होगा हमारा, इनवर्स होगा। इस तरीके से आप रेट कांस्टेंट की वैल्यू, रेट कांस्टेंट के यूनिट की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ये हमने यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर लिया सर, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट इधर मैं इरेज कर रहा हूं, अगर कोई रिएक्शन हो रही है और वहां पर गैसेस स्पीसीज अवेलेबल है, मतलब कि 4 गैसियस रिएजेंट्स, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से कोई भी हमारा क्या हो जाए सर, गैस हो जाए, सबका सब मेरा क्या है सर, गैस है। तब मैं कैसे लिखूंगा सर, तो ऑफ कोर्स मैं कहां से चलने वाला हूं, इक्वेशन नंबर 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये हमारा बेसिकली रेट कांस्टेंट निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो 1 के लिए हम लोग क्या जाएंगे सर,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके जगह पे हम लोग सर एटीएम दे देंगे। अगर गैस है तो यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग सर, कंसंट्रेशन की जगह पे क्या देंगे सर, एटीएम। प्रेशर वैल्यू आएगी ना, एटीएम तो पावर क्या होगा 1 माइनस एन, और क्या देना पड़ेगा सेकेंड इनवर्स। चलेगा, चलिए नोट कर लेते हो सर। तो बच्चों लोग इस तरीके से रेट लॉ हमारा खत्म हो चुका है। अब मैं बातें कर रहा हूं कुछ रेट लॉ पे बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स की, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं पहले क्वेश्चन। तो बच्चों लोग हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि रेट लॉ फॉर ए रिएक्शन इज फाउंड टू बी, किसी भी रिएक्शन के लिए रेट लॉ का एक्सप्रेशन मुझे दिया हुआ है। बच्चों लोग क्वेश्चन में हमें ये क्या दिया हुआ है सर, तो हमें दिया हुआ है रेट लॉ एक्सप्रेशन। हमारा आधा क्वेश्चन तो इससे सॉल्व हो गया। ये हमारा क्या है सर, रेट लॉ एक्सप्रेशन। मुझे कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला गया है, हाउ वुड रेट चेंज व्हेन, रेट ऑपरेशन में क्या फर्क पड़ने वाला है। पहला नंबर कि अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस को क्या कर दूं सर, डबल कर दूं। नंबर दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ I माइनस को मैं क्या कर दूं सर, हाफ कर दूं। नंबर तीसरा कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ NO2 माइनस I माइनस और H माइनस, इसकी कंसंट्रेशन को मैं क्या कर रहा हूं सर, ट्रिपल कर रहा हूं, 3 टाइम्स में इंक्रीज कर रहा हूं। तो देखता है सर हम लोग क्या फर्क पड़ता है। तो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व करने की कोशिश करें। मुझे क्वेश्चन बोला गया है कि कोई भी रिएक्शन है, उस रिएक्शन की रेट लॉ एक्सप्रेशन को ये निकाला गया है, रेट इज इक्वल टू K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ NO2 पावर -1 I -1 H प्लस का होल स्क्वायर। मुझे कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला जा रहा है सर, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस को मैंने डबल कर दिया, I माइनस कंसंट्रेशन मैंने क्या कर दिया सर, आधा कर दिया, और तीसरे क्वेश्चन मैंने सर इन तीनों कंसंट्रेशन मैंने ट्रिपल कर दिया। तो देखते हैं हम लोग सर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग मानते हैं, ले ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग मान ले, इसको हम लोग क्या माने सर, ए कंसंट्रेशन ऑफ I माइनस आप लोग क्या मान ले, बी कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या मान ले सर, सी, और इसे हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इसलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग रेट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैंने इसे R माना, यहाँ पे मैंने क्या लिखा सर, K लिखा सर। NO2 माइनस के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, A, और इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं सर, B, और इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, C का स्क्वायर। अब लोग गलत सब करते हैं, लिख सकते हैं सर। तो पहला नंबर में क्या मुझे बोला गया है कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज डबल। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस को क्या किया गया सर, डबल कर दिया गया है। तो H प्लस तो आपने क्या माना है, C माना सर, C मेरा क्या हो गया सर, दोगुना हो गया है, यानी कि 2C। C की जगह पे मैं अब क्या पुट करने वाला हूं, C पुट करने वाला हूं। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, K A B, C की जगह पे सर मैं क्या पुट करने वाला हूं, 2C का स्क्वायर। यहां से R क्या होगा सर, 2 दूनी 4, K A B C का स्क्वायर हो जाएगा ना, 2 दूनी 4 जाएगा सर, A तो A रहा, B तो B रहा सर, C का स्क्वायर मुझे मिल गया। अब देखिए तो बच्चा इसके जगह मैं लिख सकता हूं सर R, और मैंने इसे मान लिया R डैश। R डैश क्या होगा सर, 4 इंटू R, यानी कि रेट ऑफ जो रिएक्शन है वह 4 टाइम्स इंक्रीज कर जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इधर मैं एडिट करूं। इस तरीके से हमने सर ये पहला नंबर क्वेश्चन बना लिया। मैं बात कर रहा हूं दूसरे नंबर क्वेश्चन की। मुझे क्या बोला जा रहा है दूसरे नंबर पे, ये कह रहा है कि I माइनस को मैंने क्या किया है, आधा कर दिया है। तो कंसंट्रेशन ऑफ I माइनस को मैंने आधा कर दिया है, और I माइनस को आपने क्या माना है सर, तो आपने B माना था, तो B को चलेगा। तो आपके पास R इक्वल टू क्या था, K A B C का स्क्वायर, तो मैंने R डैश लिखा, K A तो A है, I माइनस B हमारा है सर, ये क्या हो जाएगा सर, हाफ B, और यहाँ पे क्या है सर, C का स्क्वायर। तो R डैश इक्वल टू आधा को मैंने हाफ कर दिया, तो K A B C का स्क्वायर। इसके जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, R पुट कर सकते हैं। तो R डैश इक्वल टू हाफ इंटू R, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है सर, हाफ हो जा रहा है, ठीक है। डिक्रीज कर जा रहा है सर, आधे से डिक्रीज कर जा रहा है। एज करो, मैं बातें कर रहा हूं सर क्वेश्चन नंबर 3 की। तीसरा नंबर क्वेश्चन में सर क्या बोला जा रहा है, NO2 माइनस I माइनस H प्लस तीनों को ट्रिपल कर दे रहे हैं। तो मुझे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है,
NO2 माइनस तो आपने क्या माना था ए, इसको 3 गुना कर रहे हैं तो A इंटू 3। कंसंट्रेशन ऑफ क्या है मेरा I माइनस, आपने इसे B माना था, इसे भी 3 गुना कर रहे हैं। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, इसे मैंने C माना था, इसे भी 3 गुना कर रहे हैं। और आपके पास एक्सप्रेशन क्या था सर, 8 इक्वल टू KA B C का स्क्वायर, या पुट करते सर R डैश इक्वल टू K। अब A मेरा क्या हो गया सर 3A, B क्या हो गया सर 3B, और C क्या हो चुका है सर 3C, इसका स्क्वायर सॉल्व कर दें। R डैश मेरा क्या हो जाएगा सर 3 3 9 इंटू 9 81 KAB C स्क्वायर। इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं सर R लिख सकते हैं, तो R डैश इज इक्वल टू 81 इंटू R, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वह 81 टाइम्स इंक्रीज कर जा रहा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। चलिए इसे नोट कर लें आपको। चलिए बच्चा लोग इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर कि NH3 डिकम्पोज H2NH3 N2 + 3H2, और इस रिएक्शन के लिए रेट हमने क्या माना है सर R, और मुझे इस चीज वैल्यू, ये तीनों वैल्यू मुझे गिवन है। मुझे दिया हुआ है सर कि इसके घटने की रेट इतना है, इसके बढ़ने की रेट इतना है, और इसके बढ़ने की रेट इतना है सर। मुझे बोल रहा है कि K1 K2 K3 इसमें रिलेशन क्या होगा, इन तीनों मुझे चाहिए रिलेशन। ठीक है, चलिए इस रिएक्शन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं सर, रेट ऑफ रिएक्शन। तो R क्या होगा सर, मैं बात करूं तो -½ कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा हमारा D NH3 by dt इधर इक्वल टू प्लस D N2 by dt इक्वल टू प्लस 1/3 DH2 by क्या हो जाएगा सर dt हो जाएगा। उधर नहीं दिख रहा है क्या, आइए चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग हैं। यहां पे हम लोग अगर बातें करें तो मैं यहां पर लिख सकता हूं रेट ऑफ रिएक्शन R इक्वल टू, कैसे लिखेंगे सर, -of D NH3 by dt इक्वल टू प्लस D N2 by dt इक्वल टू प्लस DH2 by dt। और सबके जगहों पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, इसका कॉमेटिव कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट कितना है 2, इसका कोएफिशिएंट कितना है मेरा सर 1, और इसका कोएफिशिएंट कितना है हमारे पास 3। चलिए इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में सर दिया हुआ है, इसकी वैल्यू मुझे कितना दिया हुआ है K1 NH3, हमने लिखा K1 NH3 बटा कितना 2 सर। इसकी वैल्यू मुझे कितना दिया हुआ है K2 NH3 K2NH3 by 1। इसकी वैल्यू मुझे कितना दिया हुआ है सर K3NH3 K3NH3 by 3। चलेगा, इन सब जगहों से हम लोग NH3 पढ़ा दोगे क्या, तो बच्चा लोग इसलिए यहां से K1 is to K2 is to K3 क्या हो जाएगा सर 2 is to 1 is to 3। यही मेरा क्या होगा सर रिलेशन। ठीक है, इस तरीके से बच्चा आप लोगों का रेट लॉ टॉपिक खत्म हो गया। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के साथ में, वो काफी इंपॉर्टेंट है, हम लोग उसकी बातें करते हैं। ठीक है, और कल के एग्जाम के लिए सर ऑल द बेस्ट। आज के लिए बाय, फिर मिलते हैं हम लोग।